चलो देखो, हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे किसकी? हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे चार्ज शेयरिंग की ना, शेयरिंग ऑफ चार्जेस की प्रॉब्लम कर रहे थे ना। और ये हो गया था मुझे लगता है, हो गया था कि नहीं? पोटेंशियल भी निकाल लिया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद चार्ज का शेयरिंग किसी कंडक्टर को कनेक्ट करके। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा ये लिख लो, एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। क्या है मतलब, लिखो some other important results for a closed conductor. Some other important results for a closed conductor. Important results for a closed conductor. Results for a closed conductor. ठीक है। Important results for a closed conductor. क्या important result है कि अगर ये क्लोज्ड कोई कंडक्टर है, ऐसा इसमें कैविटी है ना, अगर इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? चार्ज क्यू। ये क्लोज्ड कंडक्टर है और अंदर कैविटी है यहाँ पे, और इस कैविटी में एक चार्ज क्यू रख दिया जाए, तो चार्ज के कारण चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस पे। कैसे जाता है पता, जानते ही हो ना? yes, लिख लो जल्दी से। एक चार्ज, a charge q is placed at the center of a closed conductor, then charge q will appear at the surface, outer surface of the conductor. ठीक, ये लिख लो, छोटा सा है। चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ माइनस चार्ज क्यू आ जाएगा इसके सरफेस पे। ठीक है, और इस माइनस क्यू के कारण यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस क्यू ना, आउटर सरफेस पे। ठीक, इसे अगर सरफेस S1 कह लो और इसे सरफेस S2 कह लो, तो सरफेस S1 पे चार्ज क्या आएगा? माइनस क्यू, और सरफेस S2 पे प्लस क्यू। और अगर गॉसियन सरफेस लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये हो गया था ना? ठीक है। अगर इसके ये उतारो कि अगर एक चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो उसके कारण जो उसका वो जो चार्ज होगा, वो चार्ज कहाँ अपीयर होगा? उसके आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। ठीक है, आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। ठीक, दूसरा लिखो, अगर एक चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे, और दूसरा चार्ज अगर रखा हुआ है उसके आउटर सरफेस पे। मान लो सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और आउटर सरफेस पे भी चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? क्यू प्लस, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो जाएगा ना। तो आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस वाले चार्ज के कारण जो आउटर सरफेस पे चार्ज है, उस आउटर सरफेस से चार्ज के कारण इस अंदर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आउटर सरफेस पे चार्ज के कारण अंदर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। इनर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा? 0। नहीं आया? क्लियर है ना? लिख लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। किसके किसके कारण से? इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लिखो, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पृष्ठ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 0 होगा। किसके कारण से?
आउटर सरफेस के चार्ज प्लस क्यू और कैपिटल क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस चार्ज कैपिटल क्यू और प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अंदर जो चार्ज क्यू माइनस क्यू है इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट चार्ज यहाँ अंदर कितना है, 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो दोनों चार्ज के कारण, चाहे अंदर वाला चार्ज हो, अंदर वाले चार्ज के कारण, इन सब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, या बाहर वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा, ये सब कहानी हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब इस पे ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। लिखो लिखो, देखो डाइलेक्ट्रिक्स। और हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं, तो कैपेसिटर में मेन इंपॉर्टेंट रोल है डाइलेक्ट्रिक का। तो लिखो डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स लिख लो। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। लिख लो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैपेसिटर के बीच में डाला जाता है, दो प्लेट के बीच में ये डाला जाता है, जिससे उसका कैपेसिटेंस बढ़े, कैपेसिटेंस बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े। तो उसकी क्षमता क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है, पहले हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ लें, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ना शुरू करेंगे। तो लिखो डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? लिखो द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैसा है ये मटेरियल, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर नहीं है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा इससे, कंडक्टर से पास नहीं करता। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या होता है, 0 लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। ठीक है ना, इसीलिए है लिखा हुआ। तो लिखो द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल in which equal and opposite induced charges, in which equal and opposite induced charges, equal and opposite induced charges are produced on their opposite faces, are produced on their opposite faces, on their opposite faces, on the application of electric field, on the application of electric field, are called dielectrics. On the application of electric field are called dielectrics. तो डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं बच्चे? एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या हो जाता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही जो उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस अपोजिट फेसेस पे इंड्यूस्ड हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होते ही जो उसके निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी मटेरियल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? ये अलग बात है कि कंडक्टिंग मटेरियल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फ्री होते हैं कि नहीं होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है
तो किसी भी मटेरियल में, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अब वो जो पॉजिटिव और निगेटिव, किसी एक को लेके चल रहा हूं मैं, फिर आगे आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज हैं, जैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलके क्या बन गया, एक सेल बन गया, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया। एक छोटे से मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल 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 मिला के पूरा एक मैटर बनता है ना, बॉडी बनती है ना। चाहे वो बॉडी कोई भी हो, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल की बॉडी हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बॉडी हो, दोनों बॉडी कैसे बनती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे एटम से मिलके बनती हैं। बनती है कि नहीं बनती हैं? Yes. तो एटम जो होता है ना, अणु परमाणु जिसको आप कहते हो, Yes. कहते हो ना, तो जो एटम होता है ना, एटम में कोई भी एटम जो होगा, उसमें जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव होते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसपे? जितने पॉजिटिव जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। तो मान लेते हैं एक एटम है, उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि इस तरीके से है कुछ, ठीक है? या दोनों एक दूसरे पे एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं। मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, दोनों ऐसे हैं। ठीक ठीक है बच्चे। अब देखो, जब आप अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है ना, अभी ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड? पोलर। अच्छा ये बताओ, हम लोग बात कर रहे थे पोलर, और पोलर की बात किया था कि नहीं किया था? सॉरी, डाइपोल की बात किए थे। Yes, अब sir. देखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव तो होता है किसी भी एटम में, Yes, sir. और उनका जो चार्जेस होता है वो भी सेम होता है। अगर ये Yes. माइनस ई इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस ई इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्लस ही प्रोटॉन होगा। Yes, sir. चार्जेस दोनों पे सेम है, तो दो चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों का पोलरिटी डिफरेंट अगर है, तो वो क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है कि नहीं, अगर उनके बीच कुछ स्मॉल डिस्टेंस हो तो? Yes, sir. ठीक है। तो अभी ये जो एटम है ना, एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं। अब दोनों चार्जेस हैं बच्चे, तो ये अभी डाइपोल है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अब देखो, कोई डाइपोल हो चाहे ना हो चाहे No. ना हो, डाइपोल एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर डाइपोल। दो टाइप के डाइपोल होते हैं। मैंने वहां आपको नहीं सिखाया होगा, तो यहाँ थोड़ा सा सीख लो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीख लो आप। डाइपोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। दो टाइप के डाइपोल होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा None, sir. नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइपोल और पोलर डाइपोल, नॉन पोलर डाइपोल और पोलर डाइपोल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी एटम जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, अगर उसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे लाई करे, एक ही पॉइंट पे लाई करे, किसका सेंटर ऑफ मास, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर एक ही पॉइंट पे लाई करे, तो ऐसे डाइपोल को हम लोग नॉन पोलर डाइपोल कहते हैं। अच्छा ये बताओ, डाइपोल किससे बनता है? डाइपोल आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से बनता है कि नहीं बनता है, ये बताओ। Yes, sir. दो इक्वल और अपोजिट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं, तो वो दोनों क्या फॉर्म करते हैं, एक डाइपोल फॉर्म करते हैं कि नहीं? Yes, sir. करते हैं। अब इन्होंने अगर डाइपोल फॉर्म किया है, तो यहाँ देखो, कोई भी एटम में क्या पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल चार्ज होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. तो क्या वो एक डाइपोल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो दोनों डाइपोल, वो दोनों जो चार्ज हैं जो कि डाइपोल मिलके फॉर्म कर रहे हैं, वो डाइपोल पोलर भी हो सकता है और None, sir. नॉन पोलर भी हो सकता है। इन चीजों को आप इसको लिख लेना कि पोलर और नॉन पोलर। तो डाइपोल पोलर भी हो सकता है और None, नॉन sir. पोलर भी हो सकता है। तो अगर नॉन पोलर डाइपोल कौन सा होगा भाई, और पोलर डाइपोल कौन सा होगा? अगर दोनों चार्जेस के, दोनों मतलब
ये जो पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज किसी एटम में है, ये एटम है मान लो, क्या है ये एटम। किसी एटम में जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं, अगर दोनों चार्जेस का सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, अगर दोनों के द्रव्यमान का केंद्र एक ही पॉइंट है, अगर दोनों के द्रव्यमान का केंद्र एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे डाइपोल को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइपोल। देखो दोनों के द्रव्यमान का केंद्र अगर एक ही पॉइंट से पास हो, तो ऐसे डाइपोल को हम लोग नॉन पोलर डाइपोल कहते हैं। दोनों के द्रव्यमान का केंद्र अगर एक ही पॉइंट से पास हो, तो ऐसे डाइपोल को हम लोग नॉन पोलर डाइपोल कहते हैं। तो पोलर क्या होगा, तो किसी डिस्टेंस पे दोनों के द्रव्यमान का केंद्र एक पॉइंट से पास ना हो, दोनों चार्ज के द्रव्यमान का केंद्र अगर एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे 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 डाइपोल को हम लोग नॉन पोलर डाइपोल कहते हैं। ठीक, तो पोलर और नॉन पोलर, जैसे H2O है, H2O पोलर की नॉन पोलर, H2O अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है H2O का, देखो केमिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा हो बच्चे, तो O यहाँ H ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है, देखो यहाँ H और यहाँ H कर दिया जाता है क्या ऐसा? yes. देखो अगर आप ध्यान से देखो, कहीं अगर केमिस्ट्री की बुक में आपने लिख देखा है, तो ये H प्लस, ये H प्लस, ये O माइनस, इस पे O के दो निगेटिव चार्ज, और इसके एक पॉजिटिव से एक निगेटिव, और इसके दूसरे पॉजिटिव से, H के दूसरे पॉजिटिव से दूसरा निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों मिलके क्या बना दिए, डाइपोल। और ये दोनों मिलके दूसरा डाइपोल। इनके डाइपोल का डायरेक्शन अगर आप देखोगे, डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन देखोगे, तो निगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव। पी, ये भी पी, याद करो, भूल गए क्या सब कुछ? इनके बीच कुछ एंगल होता है, याद करके बताना मुझे कितना एंगल होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कितना एंगल होता है इनके बीच का, दोनों डाइपोल के बीच का 105 डिग्री। कितना डिग्री? 105 डिग्री। 105 डिग्री। पढ़ना जाके केमिस्ट्री तुम लोग। तो ये कैसा डाइपोल, पोलर की नॉन पोलर? पोलर डाइपोल। कैसा डाइपोल? पोलर। तो H2O एक पोलर डाइपोल है, क्या है ये? पोलर डाइपोल। HCl क्या है? HCl H प्लस प्लस Cl माइनस। कुछ डिस्टेंस है कि नहीं इनके बीच? yes, बिल्कुल है। तो कैसा डाइपोल है ये? पोलर डाइपोल। पोलर। तो कुछ पोलर डाइपोल भी होते हैं, कुछ नॉन पोलर डाइपोल भी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? yes, sir, एयर, ऑक्सीजन, H2 गैस, ये पोलर की नॉन पोलर? पोलर। नॉन पोलर। कैसे डाइपोल है ये? जो नॉन पोलर डाइपोल है वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिखो। देखो मैंने आपको एक आज क्वेश्चन दे दिया, क्या? केमिस्ट्री की बुक खोलना,
उसमें पोलर और नॉन पोलर डाइपोल देखना, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइपोल कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइपोल कौन से, ये आप आज पढ़ना, ठीक है। और इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तभी आगे चीजें बढ़ना समझ में आएंगी आपको, नहीं तो नहीं आएंगी। मेरे यहाँ केमिस्ट्री को, आपको केमिस्ट्री के सर जितना बढ़िया समझाएंगे उतना बढ़िया मैं इसको, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं इसको उतना बढ़िया नहीं समझा सकता आप केमिस्ट्री वाले सर से। बाकी आप इसको जो मेरे मतलब का है वो मैं बता रहा हूँ, जिससे मेरा मतलब निकलेगा वो मैं आपको बता दूं, लेकिन जिससे मेरा मतलब नहीं है उसे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो डॉक्टर हूं कि सारे रोग का इलाज मेरे पास है, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। कोई मुझसे बायो पूछे तो मैं बताऊंगा क्या? नो सर। दूर दूर तक मेरा नाता नहीं है भाई, दूर दूर तक मेरा नाता नहीं। ठीक है। तो अब देखो, मैं यहाँ था पोलर और नॉन पोलर की, मैं बताया आपको कि कौन कौन से डाइपोल होते हैं। ये भी डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल हो गया। क्या HCl डाइपोल है? हाँ। H2O डाइपोल है? हाँ। एयर, ये भी एक डाइपोल है, ठीक। H2 डाइपोल, सारे ये डाइपोल हैं। अब नॉन पोलर है कि पोलर, ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, आगे बात कर रहे थे हम लोग यहाँ नॉन पोलर और पोलर। अब देखो नॉन पोलर कौन से हैं? जिनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करे कि ना करे। कोइंसाइड करना मतलब एक ही पॉइंट से पास करना। तो लिखो, जिसका सेंटर ऑफ मास जो है द्रव्यमान का केंद्र कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करे, वो तो नॉन पोलर हो गए। और जिनका कोइंसाइड ना करे वो ना पोलर। करे वो पोलर हो गए, ठीक। अब देखो इसी में, अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखो, आ जाओ इधर देखो, ये जो है क्या कहते हैं उसको, हाँ, कोई भी जो डाइपोल है, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर। नॉन पोलर को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पोलर है ही है। जो नॉन पोलर है उसे भी पोलर बनाया जा सकता है। जो पोलर है वो तो पोलर है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नॉन पोलर है उसे भी पोलर बनाया जा सकता है। तो लिखो कि ए नॉन पोलर डाइपोल कैन बी ए पोलर डाइपोल। एक नॉन पोलर डाइपोल भी क्या हो सकता है, एक पोलर डाइपोल हो सकता है। कैसे? आप देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। अगर इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसमें रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे रख दिया, ठीक है बच्चे। अब हमने इसे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया बच्चे, तो ये बता, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर, पड़ेगा। ध्यान से समझना, इन सब चीजों को आपको लिखते हुए चलना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ अक्षर से लिख लेना है। इसको, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, उस चार्जेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे बच्चे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उस पे एक फोर्स लगेगा, उस पे एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो दूर भागेगा। किससे? मतलब वो भागेगा किधर की तरफ? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भागेगा। यस सर। क्योंकि उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा,
इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा? क्योंकि इसे किस में रख दिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हुआ क्या, इस पे लगा पॉजिटिव, इस पे लगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस पे भी लगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो उस पे क्या लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स के कारण ये जितना दूर भाग सकता है, जितना भाग सकता है उतना भागेगा। और ये जितना अपोजिट भाग सकता है उतना भागेगा। तो ये दोनों चार्ज, अब देखो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे किधर फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण? इधर लगा, E इंटू ई नॉट लगा कि नहीं लगा बताओ? ये लगा फोर्स पॉजिटिव वाले के कारण, और इधर लगा नेगेटिव वाले पे फोर्स, इधर लगा Fn कह लो आप, नेगेटिव, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, Fn कितना लगा भाई? ये वो भी लगा, E इंटू ई नॉट लगा कि नहीं लगा बताओ? यस सर। तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, उस एटम पे लगेंगे। तो जब अपोजिट फोर्सेस किसी एटम पे लगेंगे तो वो क्या करेंगे? उसको फैला देंगे। अब ये फैल गया तो देखो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ पहले। इनके बीच कुछ डिस्टेंस आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये जो इनका जो डिस्टेंस, मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास एक ही जगह लाई कर रहा था, वो सेंटर ऑफ मास चेंज कर गया या फिर अभी उसी पॉइंट पे है? चेंज कर गया। उनके बीच कुछ डिस्टेंस आ गई। तो उनके बीच कुछ डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब अब ये क्या हो गए? पोलर की नॉन पोलर? पोलर हो गए। तो ये कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलर हो सकता है, सॉरी नॉन पोलर डाइपोल पोलर हो सकता है। कैसे? जब हम उसे किसमें रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम किसी डाइपोल को, अगर किसी नॉन पोलर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं तो वो नॉन पोलर डाइपोल पोलर हो जाता है। लिख लो इस बात को कि एक नॉन पोलर डाइपोल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो नॉन पोलर डाइपोल एक पोलर हो जाता है। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है। नॉन पोलर पोलर हो जाता है कब? जब हम उसे किसमें रख देते हैं? इलेक्ट्रिक। अब ये हो गया पोलर। ठीक है, क्लियर है? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, इसमें एक चीज और लिख लेना कि क्या ये परमानेंट पोलर होगा कि परमानेंट नहीं है? नहीं है ज्यादा में। ये परमानेंट नहीं होते हैं। लिख लेना कि a non-polar dipole can never be a permanent dipole. A non-polar dipole कभी भी परमानेंट पोलर डाइपोल नहीं होते हैं। ये टेम्पोररी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। टेम्पोररी, ये टेम्पोररी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। आगे चलो। अब देखो, हमने पोलर तो पोलर है ही है, नॉन पोलर को भी पोलर बना दिया, चलेगा? यस सर। अब देखो जो डाइलेक्ट्रिक की डिफिनीशन है, डाइलेक्ट्रिक की डिफिनीशन अगर आपने लिखी है तो उसको पढ़ना ध्यान से कि डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है ये? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके आउटर सरफेसेस पे क्या आ जाता है? चार्ज। क्या आ जाता है? चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। कब? जब हम उसे किसमें रख देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जब हम उसे किसमें रख देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक उसपे एक साइड पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे साइड नेगेटिव। अब देखो
कोई भी, अब कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव आता है ये मैंने अभी आपको एक एटम लेके समझाया। Yes. अब देखो जैसे ये आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में एटम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। Yes, sir. अब जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे मेरे बच्चे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसका जो एटम है अंदर का, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, क्या होगा कि जितने भी एटम होंगे, यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे भी होगा, बीच में भी होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा है, मान लो ऐसा है। तो देखो इसका वाला जो पॉजिटिव है, इसका वाला जब हमने इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये क्या है आपका? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। लिख लो इसे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब जब हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, देखो क्या होगा कि इसके जो एटम्स है, ये सारे जो हमने गोले गोले बनाए, ये क्या है? सब एटम। अब इसके एटम के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके हर एटम का अपना एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा। sir. तो इसका अपना पॉजिटिव चार्ज, इसका अपना पॉजिटिव चार्ज, इसका अपना पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा और निगेटिव इधर। Yes, sir. इसका भी अपना पॉजिटिव इधर भागेगा, निगेटिव इधर। Yes, sir. इसका भी अपना पॉजिटिव इधर भागेगा और निगेटिव इधर। यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव, 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 यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, Yes. sir. चलेगा? Yes, sir. पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो इसका ये वाला पॉजिटिव, ध्यान से देखना, इसका ये वाला पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ देखो मिलके ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ मिलके न्यूट्रलाइज, या इसे न्यूट्रलाइज वर्ड मत बोलो, ठीक है, आप इसे कह दो कि ये दोनों मिलके सिर्फ खत्म हो गए एक तरीके से। ठीक। Yes. हाँ, अब देखो अगर ध्यान से देखो तो सब जगह यही हो रहा Yes, है sir. कि नहीं बताओ? Yes, तो यहाँ सिर्फ बचा कितना? इधर देखो इसके आउटर सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे देखो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता दिख रहा है आपको? positive. पॉजिटिव। और इधर वाले सरफेस पे देखो तो Negative. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ये इसे कहते हैं कि चार्ज जो है इस तरीके से इसके आउटर सरफेस पे, मतलब इसके साइड पे क्या हो जाते हैं? इंड्यूस हो जाते। क्या हो जाते हैं Reduce. ये इंड्यूशन का मैंने तरीका आपको बताया, हालांकि आपको दिखाना नहीं है इसे, सिर्फ आप बता दोगे कि इस वाले सरफेस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले सरफेस पे Negative. Negative. ये इंड्यूस्ड चार्ज हो गए। क्या हो गए? Reduce. इंड्यूस्ड चार्ज। क्यों आए इंड्यूस्ड चार्ज? क्योंकि आपने इसे किसमें रख दिया था, इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब देखो इस पे जो चार्जेस आ गए, अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया इधर पॉजिटिव चार्ज, हो गया कि नहीं हो गया? Yes. और इधर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। ठीक। और ये क्या है? Electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ बाहर दिखा रहा हूं, अंदर भी दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, बाहर सिर्फ दिखा रहा हूं। तो ये बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको ऐसे बना लेना आप, इसको इस तरीके से बना लेना। इस सरफेस पे आ गया पॉजिटिव, Positive. इस सरफेस पे Negative. नेगेटिव।
अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं किसके कारण से, ये एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फील्ड के कारण से। ये कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल, बाहरी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण से जो इस पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ये चार्जेस अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे ये, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी, यस सर, और इस निगेटिव के कारण भी इधर होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो इंड्यूस हुए हैं, जो इसके सरफेस पे आए हैं, वो जो पॉजिटिव और निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको कहते हैं, ये जो चार्जेस है ना, इसे कहते हैं पोलराइज्ड चार्ज। क्या कहते हैं इसे, पोलराइज चार्ज। पोलराइज का मतलब क्या होना, एक तरफ इकट्ठा हो जाना। जैसे आप कहते हो कि यार सारा एक तरफ गोलिया गए सब लोग, वर्ड समझते हो, गोलियाना मतलब एक तरफ इकट्ठा होना। मतलब जैसे नेता कहते हैं ना कि यार ये वोट हमारा पोलराइज हो गया, एक तरफा कोई चीज हो जाए। जैसे स्कूल में आप रहते हो और सारे बच्चे टीचर के खिलाफ इकट्ठा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पोलराइज। बच्चे पोलराइज हो गए। और करना मत ऐसा कभी, क्योंकि नुकसान आपका ही होता है। जैसे अभी बच्चे जो है अग्निवीर वाले में पोलराइज हो गए हैं, तो जो हुए हैं नुकसान उन्हीं का है, समझ रहे हो, क्योंकि वो चिन्हित हो जाएंगे, फिर उनको सरकार नौकरी नहीं देगी कहीं पे, तो ऐसे खत्म हो गए। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसे कामों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ जो चार्जेस हो गए वो क्या हो गए बच्चे, पोलराइज। तो ये जो पोलराइज क्यों हुए, समझ में आया, यस सर। क्यों, क्योंकि ये जो एटम थे ना, ये एटम सारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक तरफ अपने कर दिए, तो इससे ये जो चार्जेस है ना, ये इसके साइड पे पोलराइज हो गए। अब इन पोलराइज्ड चार्जेस के कारण ये पोलराइज क्यों होते हैं, ये पोलराइज क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपोज करते हैं किसका, ये जो बाहरी एक्सटर्नल फील्ड आपने दिया है उसका, ये जो बाहरी एक्सटर्नल फील्ड आपने दिया है उसका ये अपोज करते हैं। क्यों अपोज करेंगे भाई उसका, ये क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि कोई भी एटम या कोई भी चार्ज है या कोई भी मास है, वो मास अपने इनर्शिया में रहना चाहता है। इसमें रहना चाहता है, इनर्शिया में। उसका एक अपना जो है, जैसे आप एक स्टेट में रहना चाहता है। कोई चाहता है क्या आज मैं काम करूं, मैं दौड़ूं, मैं भागूं, कुछ करूं, लोग चाहते हैं यार ऐसी ही जिंदगी चलती रहे जैसे चल रही है। कोई बाहरी अगर आएगा छेड़ेगा तो आप सोचते हो कि अरे यार ये क्यों आ गया, इसका अपोज करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस मिलके किसका अपोज करते हैं, उस एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करते हैं। तो फील्ड का अपोज करने के लिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपना एक अपना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो फील्ड इसके जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका अपोज करती है, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है, तो ये जो फील्ड है इसको कहते हैं कौन सी फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब लिखते चलो वर्ड, क्योंकि ये लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसे कहते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसे, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों पोलराइज हुआ, क्योंकि यहाँ चार्ज पोलराइज हो गए। चार्ज क्यों पोलराइज हो गए, क्योंकि आपने इसे किसमें रख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था, इसलिए चार्ज पोलराइज। अब देखो ये जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसका अपोज करेगी, अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सटर्नल फील्ड अगर अंदर से पास हो रही है, ये एक्सटर्नल फील्ड, तो इस एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा।
तो Yes. इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो क्या एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ Yes, sir. कि नहीं हुआ? तो यहाँ एक अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? और वो Net. होता है ई नॉट माइनस ईपी के बराबर, ई नॉट माइनस ईपी के बराबर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल विल प्रोड्यूस, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, Yes, sir. अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो हो जाता है कब? जब ये मेटल कंडक्टर होता है, Yes. इसीलिए कहते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. नहीं होता कंडक्टर में। याद आया? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यही क्या हो जाता है? जीरो। कब? जब मेटल क्या होता है? कंडक्टर. कंडक्टर। कंडक्टर क्यों? क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों अरबों, जितना आप सोच सकते हो उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, फ्री होता है कि नहीं? Yes, sir. और फटाफट 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 भागना शुरू करते हैं सब। कहते हैं साहब, भाई साहब इनका तब तक अपोज करो जब तक कि इनके बराबर हम प्रोड्यूस Not. ना हो जाए। इनके बराबर हम प्रोड्यूस ना हो जाए तब तक इनका अपोज करते रहो। तो वो इनका अपोज तब तक करते हैं जब तक इनके बराबर नहीं आ जाते। बराबर आते मतलब जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम। और दोनों की वैल्यू सेम होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Zero. जीरो। तो कंडक्टर के लिए लिख लेना, कंडक्टर के लिए पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है अंदर, Yes. और नॉन कंडक्टर के लिए बराबर नहीं होता. नहीं होता। लिख लो, नॉन कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होता है। नेट इलेक्ट्रिक सॉरी नॉन कंडक्टर के लिए पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता. नहीं होता है। कंडक्टर के लिए पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा तो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, Yes, sir. अदरवाइज नहीं होगी. पास नहीं। नहीं होगा. बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं कैपेसिटर में। कहाँ यूज करते हैं? कैपेसिटर जिससे कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सके. हो सके। कंडक्टर यूज नहीं करते, कंडक्टर यूज नहीं करते. क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब लिखो नॉन कंडक्टिव। अब ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल का वो समझ में आया फिनोमेना क्या है, क्यों यूज करते हैं इसे? Yes, sir. तो इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मेटल होना चाहिए. चाहिए। अब लिखो ये फिनोमेना उतार लेना, ठीक है, ये उतार लेना, आपके एनसीईआरटी में भी है ये, Yes. और आज जाके पढ़ना उसको हिंदी में अपने, तो समझ में आएगा आपको कि अरे यार यही तो लिखा था, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा था। Yes. ठीक, अब आगे चलो। तो ये हो गया जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक. तो लिखो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है इन जनरल, अगर हम इसे कहें इन जनरल, लिखो इन जनरल ए नॉन कंडक्टिंग मेटल कैन बी कॉल्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक। ए नॉन कंडक्टिंग मेटल कैन बी कॉल्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल लिख लो डाइलेक्ट्रिक का। एयर हो गया, एयर क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग मेटल है। ड्राईवुड, ड्राईवुड, ड्राईवुड क्या है?
अच्छा ये बताओ, इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है? इंसुलेटर। इंसुलेटर है। तो जानते हो जनरली जो है ना, जो इंसुलेटर होता है, जो क्या इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ही क्या डाइलेक्ट्रिक है? यस सर। बिल्कुल, लिखो लिखो। इंसुलेटिंग सबस्टेंस, इंसुलेटिंग सबस्टेंस जो कि पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। इंसुलेटिंग सबस्टेंस कैन बी पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, तो इंसुलेटिंग जो सबस्टेंसेस हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर। नॉन पोलर हो, क्या कहलाएंगे वो आपके? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। इसका ना डाइलेक्ट्रिक का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? लिख लो, डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग कैपेसिटर में करते हैं। डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कैपेसिटर में करते हैं, कैपेसिटर में करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? कैपेसिटर में करते हैं। कैपेसिटर में क्यों करते हैं? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। संधारित्र की धारिता, हाँ यस सर। संधारित्र की धारिता। धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ऑफ ए कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता, धारिता जिसको आप सी से डिनोट करते हो और उसकी यूनिट फेरड होती है, फेरड, माइक्रो फेरड, पिको फेरड लिखते हो ना? यस सर। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता, खैर कोई नहीं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं, मैंने उसको बताया आपको, क्योंकि वो क्या बढ़ा देता है उसका, धारिता। धारिता उसकी बढ़ा देता है, कैपेसिटेंस उसकी बढ़ा देता है। अब आगे लिखो, लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अब डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो भी पढ़ लो। लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। के से किसी और चीज को भी डिनोट करते हैं, वो होता है आपका कूलम फोर्स ऑफ। के क्या है? क्या है ये? के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यस। क्या है ये? प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट है के। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यस सर। तो यहाँ ये जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। यस यहाँ जो सर। के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ये वाला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो के दो दो हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला और दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाला। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जहां पे है वो फोर्स F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ में जब यूज करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो ये वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम के एक अलग है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस के की जो वैल्यू है बच्चे, इस के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है, देखो के इज इक्वल टू जो आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया है वो डिवाइडेड बाय जो नेट फील्ड अंदर आया वो। ये क्या है?
K is the ratio of external field applied on the dielectric. उस डाइलेक्ट्रिक पे जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है और जो उसके अंदर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, दोनों का क्या है ये रेशियो. तो लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? है रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय, या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन द डाइलेक्ट्रिक टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर, सॉरी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड passes through the dielectric. ठीक, क्लियर है? यस सर. अब देखो, ये है हो गया आपका E नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट. कितना है ई नेट? अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो हमने यहाँ ई नेट लिखा है. ई नेट कितना है भाई? ई नॉट माइनस ईपी है कि नहीं? yes, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई नॉट माइनस EP, ईपी. अगर पोलराइज जीरो हो जाए, पोलराइज क्या हो जाए? जीरो, तो ई नॉट अपॉन ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? 1 के. yes sir, तो ई नॉट अपॉन ई नॉट 1 के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक को एयर कहते हैं, जिसमें के की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो लिख लो, फॉर एयर के इज ऑलवेज के इज इक्वल टू 1. के इज इक्वल टू 1. ठीक है, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1 होता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है. के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है. कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फील्ड होगी, वो एक्सटर्नल फील्ड हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी. क्लियर है? ठीक. अच्छा ये बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है किसमें? कंडक्टर में. कंडक्टर में. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाए कंडक्टर में बच्चे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया? इनफिनाइट. तो लिख लो, फॉर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफिनाइट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफिनाइट. कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनाइट होता है. कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनाइट होता है. इनफिनाइट होता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनाइट होता है. ठीक है? यस सर. ठीक. तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो K इज इक्वल टू कितना? इसे याद रखना. कभी कभी आपसे जो है ना, कभी कभी क्या, अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग छोटा सा, इसका यूज देखेंगे हम लोग छोटा सा. तो K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी. जहां ई नॉट क्या है लिख लो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईपी क्या है? पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलराइज इलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक है कंडक्टिंग मटेरियल की नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होने का मतलब है कि उसका कैपेसिटेंस, उसकी जो धारिता है ना, वो धारिता इनफाइनाइट हो जाएगी. धारिता क्या हो जाएगी?
infinite, और धारिता इनफाइनाइट होने का मतलब जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? बताता हूं मैं। ऐसा समझो कि जैसे कि किसी की क्षमता इतनी हो जाए कि आप उसे खिला ना सको, yes sir, आप उसका पेट ना भर, ना भर सको। जैसे रावण है, अगर आपके घर आज की डेट में आ जाए तो आप उसका पेट भर पाओगे कि, सॉरी रावण कर रहा हूं मैं, कुंभकर्ण, तो आप उसका पेट भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे? तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? infinite, उसकी जो धारिता है ना वो इनफाइनाइट हो गई। क्या हो गई? Infinite. इनफाइनाइट। आपको मतलब जानते हो, सुनो, उसको उसकी उसकी ना उसका पेट भरने से क्या रिलेशन है पता? ध्यान से अगर समझोगे ना तो बड़ा आराम से आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा यार, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, हम इसको अपने घर से अगर रिलेट कर लेते तो बड़ा ज्यादा अच्छा होता। देखो मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं। उसका पेट भरने से क्या मतलब? किसी कैपेसिटर का या किसी संधारित्र की धारिता क्या है? उसकी क्षमता है। क्या है उसकी क्षमता, इसकी क्षमता। वो जो संधारित्र है ना, उस संधारित्र की क्षमता, कि इसकी क्षमता है 4 रोटी खाने की, तब तो आप खिला ले जाओगे। yes sir, अगर Yes. क्षमता बढ़ के 8 रोटी हो गई तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी खिला ले लेंगे, जाओ। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ रोटी बिलवाते रहो और वो उसका पेट न भरे, तो समझ लो उसकी क्षमता आपके घर के लिए क्या हो गई? infinite, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे? yes sir, तो समझ लो कि उसके बीच में क्या लगा हुआ है फिर? कुछ तो ऐसी पाइप है जो कि जितना मैं खिला रहा हूं वो तुरंत उधर ले रहा है, वो उधर उधर कर दे रहा है। yes sir, कोई ऐसी पाइप है जो कि जितना मैं उसे खिला रहा हूं वो, आप देखो, एक्चुअली उसकी जो धारिता है ना, सॉरी, जो कैपेसिटेंस है, उसका कैपेसिटेंस होता है उस पे कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना निगेटिव चार्ज है। रोटी खिलाने का मतलब क्या है? कि इस पे कितना हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो जितना हम इस पे चार्ज देते रहेंगे, वो चार्ज अगर तुरंत इधर ट्रांसफर होता रहेगा तो यहाँ चार्ज क्या रहेगा? 0। नहीं आया। आया सर, यहाँ चार्ज क्या होता रहेगा? 0। 0. मतलब आप उसे चार्ज करते रहो और चार्ज हो ही नहीं। जैसे आपके घर में बैटरी रखी हुई होती है और बैटरी होती है और आपका इन्वर्टर ना पूरे दिन चार्ज कर रहा होता है, या आपके मोबाइल का जो मोबाइल की बैटरी होती है, किसी किसी के मोबाइल की बैटरी देखो क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के प्रैक्टिकल आप लोग देखे होंगे इसको, किसी किसी के मोबाइल की जो बैटरी होती है ना, पूरे दिन दिन चार्ज करते रहो तभी चार्ज नहीं होती। yes, होता है क्या ऐसा? हुआ है क्या ऐसा? yes sir, होता है। पूरे दिन दिन चार्ज करते रहो, चार्ज नहीं होती है। तो समझ लो कि उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। चार्जिंग ही नहीं हो रही है, मतलब आप खाना खिला रहे हो लेकिन खाना गया कहाँ पता ही नहीं, तो चार्जिंग हो गई इनफाइनाइट। खैर चलो चलो, इन सब बातों को थोड़ा मेरे थोड़ा सा कैपेसिटेंस समझाने का मतलब अगर आपको समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और उस पर ना जोर डालूंगा। क्या जोर डालना है देखो, आ जाओ, लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। हिंदी वर्ड क्या है इसका? विद्युत है ना? Yes, sir. टॉपिक में है आपके कि नहीं है? Yes, sir. लिखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, फिर हम आते हैं कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता क्या है? धारिता क्या है?
जैसे किसी की क्षमता है 4 रोटी खाने की, किसी की क्षमता है 6 रोटी खाने की, तो वो उसका क्या हो गया, उस आदमी को समझ लो वो कैपेसिटर है, और जो रोटी खाना है वो उसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, उसकी धारिता हो गई, क्या हो गई उसकी धारिता। मतलब जो उसकी क्षमता को बताए, मेजर करे, जो उसकी क्षमता को मेजर करे कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना ये रोटी खा सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है, कैपेसिटेंस। जो उसकी, कौन उसकी क्षमता को बता रहा है कि भैया इतनी रोटी है खा रहा है, तो जो उसकी क्षमता को बता रहा है, द एबिलिटी, लिख लो इस जो है ना, इसका जो डिफिनीशन है वो लिख लो। मेजर द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, measure the ability of a conductor to store electric charge, or energy measure the ability of a conductor to store क्या, measure the ability of a conductor to store electric charge or energy। यह क्या बताता है आपको कि कितना वो कंडक्टर चार्ज स्टोर किया या कितना वो कंडक्टर एनर्जी स्टोर किया। चार्ज स्टोर करने का मतलब एनर्जी स्टोर करना। तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज या कितना एनर्जी स्टोर करता है या किया है, ये कौन बताता है? ये एक बताने वाला, जैसे आप ही कह रहे हो कि 4 रोटी है इसकी कैपेसिटी, कहते हो ना 4 रोटी है। किसकी कैपेसिटी 4 रोटी है? किसी व्यक्ति की ही तो होगी। तो जो उसकी एबिलिटी को मेजर करता है वही क्या कहलाता है? धारिता। ठीक है, किसकी एबिलिटी को, कि कितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड बाय दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर के द्वारा कितना चार्ज स्टोर हो रहा है या कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, उसी को क्या कहते हैं? धारिता। धारिता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? धारिता, विद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं, या इसी को कहते हैं, लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, या इसी को क्या कहते हैं? किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी। कैपेसिटर हो गया संधारित्र, और कैपेसिटी क्या हो गई उसकी? क्षमता। कैपेसिटी क्या हो गई उसकी? क्षमता। किसी संधारित्र की क्षमता कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। धारिता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? धारिता। कि किसी विद्युत धारक की, किसी विद्युत धारिता की जो किसी संधारित्र की जो विद्युत धारिता होती है, वो विद्युत धारिता क्या होती है? वो उसकी क्षमता बताती है कैपेसिटर संधारित्र की, कि कितना वो एनर्जी या कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। क्लियर है? यस। किसी विद्युत धारिता की किसी संधारित्र की विद्युत धारिता, वह उसकी एबिलिटी या उसकी क्षमता बताती है किसी कंडक्टर की, कि कितना ये एनर्जी या कितना ये चार्ज स्टोर कर सकता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक, अब आगे आ जाओ। मान लो एक कैपेसिटर है या एक कंडक्टर है
क्योंकि Q चार्ज स्टोर करता है। कितना चार्ज स्टोर करता है? Q. Q चार्ज स्टोर करता है, और Q चार्ज स्टोर करता है जब उसको ना V पोटेंशियल से चार्ज दिया गया है। किससे चार्ज दिया गया है? V पोटेंशियल से। मतलब V पोटेंशियल दिया गया है, या V पोटेंशियल उसे ना V किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल कितना है? V। जिसका पोटेंशियल कितना है? V। भाई ये बताओ हमको, मैं पूछते चलता हूँ आपसे कि किसी भी डिवाइस को आप चार्ज करते हो, किसी बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से ही तो चार्ज, किसी जो है आपके घर में बिजली होगी उसी तो चार्ज करोगे। Yes. मान लो आप बैटरी से चार्ज कर रहे हो, बैटरी से चार्ज करोगे तो चार्जिंग तभी होगी ना जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Yes. कि नहीं? Yes. भाई 9 वोल्ट की बैटरी है आपके घर में, या 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की बैटरी है, तो 24 वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि 24 वोल्ट में जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो निगेटिव टर्मिनल है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 24। क्लियर है? तो V वोल्ट से अगर मान लो किसी कंडक्टर को आप चार्ज कर रहे हो और उस पर कितना चार्ज दे रहे हो? Q। तो ये Q प्रोपोर्शनल होता है V के। जितना आप पोटेंशियल दोगे उतना ही चार्ज उस पे स्टोर होगा। लिखो, एक कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया और कितना वोल्ट लगा के? V वोल्ट। V पोटेंशियल डिफरेंस से या V वोल्ट से हमने कितना चार्ज दिया उसको? किसी कंडक्टर, लिख इस बात को लिखो, किसी कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया, Q चार्ज दिया कितने वोल्ट की बैटरी से? V volt. V वोल्ट की बैटरी से। तो जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चे, एक कांस्टेंट देते हैं, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? C इंटू V. V। यही जो C है ये उसका क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक। V वोल्ट की बैटरी लगा के कितना चार्ज दिया हमने उसको? Q चार्ज दिया। चार्ज क्या है? वो रोटी है, जितना उसको आप खिला रहे हो। ठीक। Yes, sir. ओके। तो Q चार्ज दिया V वोल्ट लगा के, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? V के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट देते हैं, दैट कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट? C। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C is equal, Q is equal to C into V. This C is known as, लिख लो, proportionality constant। इसको proportionality constant कहते हैं। constant, proportionality constant कहते हैं। ठीक है। और यही जो C है हमारा, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। proportionality constant इसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो Q इज इक्वल टू हो गया बच्चे C इंटू V, या C इज इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V। तो C को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। अब आ जाओ, लिखो कैपेसिटेंस है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसको क्या कहते हैं? फराड। तो क्या कहते हैं? फेरेट, फराड, फराड या फेरड, फेरड कहते हैं इसको, फेरड। ठीक है, फेरड कहते हैं। इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन लिख सकते हो क्या इसका? यूनिट हो गया। अच्छा देखो, 1 कूलम को, 1 फेरड को क्या लिखेंगे बताओ? 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। 1 कूलम पर 1 वोल्ट, 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ये हो गया 1 फेरड, ये हो गया 1 फेरड। ठीक है, इसका डायमेंशन लिख लोगे क्या? यस सर, लिखो फटाक से डायमेंशन, या मैं लिखवाऊं? स्केलर क्वांटिटी है, और क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट होती है फेरड, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग फेरड कहते हैं। 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलम चार्ज देने पे जितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी उसी को क्या कहेंगे? 1 फेरड कहेंगे। 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, इसका डायमेंशन लिख लो। लिख लोगे क्या? बताओ क्या आया, बोलो जल्दी यार। V क्या है? V, अच्छा देखो, ये Q अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं? V को हम लिख सकते हैं U अपॉन Q ना। यस सर, Q स्क्वायर अपॉन U हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। यस सर, Q स्क्वायर क्या हो गया? Q क्या है? A स्क्वायर T स्क्वायर है कि नहीं, बोलो। अरे कूलम होता है 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट? या कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड होता है ना यार। Q इज इक्वल टू I इनटू T। कूलम का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर सेकंड होता है ना। यस सर, तो हो गया एम्पियर सेकंड, ये तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ml स्क्वायर T माइनस, 2, ऊपर गया क्या बचेगा? m माइनस 1 L माइनस 2 A स्क्वायर T टू द पावर 4, यही तो होगा। यस सर, m माइनस 1 T टू द L माइनस 2 T टू द पावर 4 A स्क्वायर, ये हो गया डायमेंशन। क्या हो गया ये? डायमेंशन, डायमेंशन। अच्छा, अब देखो, इसमें छोटी छोटी यूनिट्स होती है इसकी। एक होती है माइक्रो, नैनो, पीको। 1 माइक्रो फराड, 1 नैनो फराड, 1 पिको फराड, ऐसा अगर दिया हो। माइक्रो को लिखते हैं 1 म्यू एफ। ठीक, लिख लो इसे। ये सब आएगा आपके, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कन्वर्जन, कन्वर्जन। इसको माइक्रो को लिखते हैं 1 म्यू एफ, लिखते हैं ना। Yes, sir. इसको लिखते हैं 1 एन एफ, नैनो। नैनो है, ठीक। इसे लिखते हैं पीको को 1 पीएफ। ठीक, अगर Yes. ऐसा लिखा होगा तो 1 माइक्रो फैरड को लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड, चलेगा। Yes, sir. इसको लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस And 9, इसको लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 12. 12, 12। लिख लो इन सबको।
कन्वर्जन आपको आना चाहिए, सबको एक में करो, या तो माइक्रो है तो सबको माइक्रो में करो, सब अगर पीको है तो सबको पीको में करो, या सब अगर कुछ फेरड में है, कुछ माइक्रो है, कुछ पीको है तो सबको फेरड में करो। क्लियर है? यूनिट सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? सेम सेम होनी चाहिए। ये सेम के लिए हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ माइक्रो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर है? Yes, sir. ये यूनिट का कन्वर्जन है, यूनिट का Conversion. कन्वर्जन। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये पढ़ किस लिए रहे, किसके लिए हम लोग रहे? कैपेसिटर के लिए, उस कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जिस कंडक्टिंग मटेरियल से ये बना हुआ है, जिस कंडक्टिंग मटेरियल की एबिलिटी हमने बताई, जिस कंडक्टिंग मटेरियल की एबिलिटी हमने बताई, जिसकी हमने कैपेसिटी बताई, कि किसकी कैपेसिटी बताई हमने? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ किसी कैपेसिटर की हमने कैपेसिटी बताई, यही तो बताई। Yes, sir. अब हम लोग उस आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो है कौन, यस जिसकी हमने विवेचना कर ली कि ये इतना रोटी खाएगा, एक्चुअली वो है कौन? यस तो हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? कैपेसिटर को। तो लिखो कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसका नाम है संधारित्र, संधारित्र, इसका नाम क्या है? संधारित्र. संधारित्र, जिसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। होता क्या है, दो कंडक्टिंग मटेरियल, कैसा मटेरियल? Conducting. कंडक्टिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल को कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे, किस पे? Small कुछ distance. स्मॉल डिस्टेंस पे रख दो और उनके बीच क्या भर दो? डाइलेक्ट्रिक। क्या भर दो? क्या भर दो? डाइलेक्ट्रिक। दोनों के बीच गैप किससे होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक क्या एयर भी है? यस सर। तो इनके बीच एयर भी हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तो दो कंडक्टिंग प्लेट या दो कंडक्टिंग मटेरियल को कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रख के दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में किससे गैप होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक से गैप होना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज या ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर कर सकें? एनर्जी। एनर्जी। ऐसे सिस्टम को या ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? संधारित्र। संधारित्र कहते हैं। तो लिख लो संधारित्र क्या होता है। A capacitor consists of, लिख लो, a capacitor consists of two conducting material या two conducting bodies, consists of two conducting bodies, two conducting bodies, जैसे कि किससे किससे बनता है ये, जो जो आपको पढ़ना है। टू कंडक्टिंग बॉडीज लिख लो ब्रैकेट में, लाइक प्लेट्स, सिलेंडर्स या स्फेयर्स। क्या होने चाहिए? दो लाइक प्लेट होने चाहिए।
पैरेलल प्लेट होने चाहिए। दो हो, दो से ज्यादा या दो से कम नहीं। ना हो, दो हो, क्योंकि दोनों को मिला के ही एक कैपेसिटर बनेगा। इसको और इसको मिला के ही एक कैपेसिटर क्यों बनेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच गैप जो होगा ना, इन दोनों के बीच जो गैप होगा उसी गैप में एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं। नहीं होगी। ठीक है, तो टू कंडक्टिंग बॉडीज लाइक प्लेट्स, सिलेंडर्स या स्फीयर्स separated by a non-conducting medium, separated by a non-conducting medium, such that it can store large amount of energy, या इलेक्ट्रिक चार्ज, such that it can store large amount of energy या इलेक्ट्रिक चार्ज in small gap या in small space। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस छोटे से गैप में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। टू कंडक्टिंग मटेरियल या टू कंडक्टिंग बॉडीज, जैसे कि क्या क्या, प्लेट हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, टू कंडक्टिंग बॉडीज separated by a non conducting medium, किससे अलग किए गए हो? वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से या नॉन कंडक्टिंग मीडियम से, जिससे कि वो क्या स्टोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा चार्ज या एनर्जी स्टोर कर सके छोटे से गैप में या छोटे से स्पेस में। उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। क्लियर है? यस सर। इसी की क्षमता जो है वो आप पहले पढ़ लिए, अब उसको पढ़ रहे हो। ठीक, तो इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे कल। ठीक है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप जाके पोलर और नॉन पोलर डाइपोल केमिस्ट्री की बुक लेके जरूर पढ़ लेना।